हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करेंगे, स्पेशली जून 2011 का। मैंने कहा था इससे पहले जो वीडियो थे उसमें मैंने डिटेल बता दिया था कि मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम जो करेंगे उसमें रियल एनालिसिस का है, फिर लीनियर अलजेब्रा, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बाद फिर जो बचते हुए जितने थे उनको हम कवर करेंगे। स्पेशली आज हम पार्ट बी में बात करेंगे। पार्ट बी का जब कवर होगा उसके बाद पार्ट सी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको पहले से प्रैक्टिस कर लिए तो अच्छी बात है, रिवाइज होगा आपका, तो वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया पार्ट बी में जितने भी जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं वो हम पहले कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेट fn of x equal to x power 1 upon n for x belongs to closed interval 0 1, देन क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट करता है। सेकंड में बोला है लिमिट जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। थर्ड में बोला है कि कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। फोर्थ में बोला है जो लिमिट जो है 0 होता है। अब सोचिए, जैसे ही आप इसको देखते हैं fn of x करके, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है ना। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करने का मतलब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो देखना होता है। तो देखिए, मैंने लिया इनका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn of x इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn of x मतलब कि x पावर 1 अपॉन n, ठीक है ना। मैंने कहा था जब भी ऐसा इंटरवल हो तो पहले ओपन इंटरवल में देख लेना चाहिए, है ना। इस पर मैंने वीडियो पहले बनाया भी है ना। तो ओपन इंटरवल 0 1 में जब देखेंगे तो ओपन इंटरवल 0 में कोई भी आप एलिमेंट है कि जैसे हाफ या 1/√2 ऐसा जो भी आप लेंगे, है ना, उसके पावर 1 अपॉन n होगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर पावर हो जाएगा 0। तो पावर 0 होने पर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, है ना। ये तो कंफर्म हो गया जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तब। अब सोचिए, अगर इसके जगह में अगर 1 ले लेता हूँ डायरेक्ट x इक्वल टू 1, तो 1 पावर 1 अपॉन n टेंड्स टू 1 पावर 0 तो भी 1, कोई दिक्कत नहीं, इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट x इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूँ तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये आपको लिमिट मिल जाएगी। यही लिमिट फंक्शन है, मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जन तो है। पहला बोला लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसमें तो कोई दिक्कत है भी नहीं, लेकिन बाकी ऑप्शन में कैसे डिस्कार्ड करना है वो देखना पड़ेगा ना। तो देखिए, सबसे लास्ट ऑप्शन में ऐसे डिस्कार्ड हो जाता है, बोला है लिमिट जो है 0 होता है। अब देख सकते हैं लिमिट 1 भी है 0 भी है, कहाँ एक्जैक्टली 0 है, ये डिस्कार्ड। बोला है कि लिमिट n टेंड्स टू fn of x डिफाइंस अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के रूप में डिफाइन होता है। अब देख करके आसानी से बता सकते हो ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, 0 है। अब देखिए 0 पर आप लिमिट जब चेक करेंगे, 0 पर आपको कंटिन्यूअस देखना है, तो क्योंकि उन्होंने बोला है कंटिन्यूअस से करके देख लेते हैं कंटिन्यूअस सेकंड, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि ओपन इंटरवल 0 1 पे कंटिन्यूअस है और जो एंड पॉइंट्स है उस पर 0 पर राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस और 1 पर लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस। 0 ब्रेकिंग पॉइंट है तो 0 पर हम देख लेते हैं। आप 0 की ओर जैसे जैसे आएंगे राइट तरफ से तो लिमिट होगा एग्जिस्ट और आएगा लिमिट आएगा 1 और फंक्शन वैल्यू आएगा 0। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन फंक्शन वैल्यू इक्वल हो पाएगा क्या, डायरेक्टली देखिए, है ना। डायरेक्टली इजी से आप क्लियर कर सकते हैं। x टेंड्स टू जब 0 होगा राइट तरफ से आएंगे तो लिमिट होगा 1, लेकिन फंक्शन वैल्यू क्या, x इक्वल टू 0 पर 0। सो ये तो कंटिन्यूअस नहीं हो, राइट हैंड कंटिन्यूअस, तो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर कैसे बोलेंगे कंटिन्यूअस है। सेकंड ऑप्शन को भी डिस्कार्ड होगा ना, कंफर्म हो रहा है, ठीक। अब आपको ये पता है सीक्वेंस के जितने भी टर्म है, सीक्वेंस का टर्म क्या है, x है, फिर x पावर हाफ, फिर x पावर 1/3, ऐसे जितने भी सीक्वेंस का टर्म आप देख सकते हैं। क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर आप ग्राफ बनाकर आसानी से देख सकते हैं, है ना। जब बनाएंगे तो एक ऐसे होगा, उसके बाद एक ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे बनेगा। जितने भी हैं सबके सब कॉन्टिन्यूअस है। ईच टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज कॉन्टिन्यूअस, बट जिसका जो लिमिट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं। आपको पता है जब सीक्वेंस के हर एक टर्म कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन जिधर कन्वर्ज कर रहा है वो कॉन्टिन्यूअस ना हो तो क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। सीधी सी बात, इसका मतलब ये हो गया डिस्कार्ड। तो हमारे ये आंसर को कंफर्मली करेक्ट होना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट a इक्वल्स टू x स्क्वायर सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड b इक्वल्स टू x क्यूब सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2, which of the following statements are true? Okay, अलग अलग ऑप्शन देखिए। there is a 1 1 onto function from a to b, ठीक है ना। there is no 1 1 onto function from a to b taking rationals to rationals. there is no 1 1 function from a to b which is onto. there is no onto function from a to b which is 1 1. okay, इस क्वेश्चन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो बात ये है कि कैपिटल और कैपिटल के दो सेट हैं, इन दोनों सेट के बीच में 1 1 onto फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उन पर बेस्ड ये ऑप्शंस डेवलप किए गए। तो ए और बी है कि एक्चुअल में वो समझना पड़ेगा। आप समझिए,
ए क्या है, एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर को कलेक्ट करना है जहाँ एक्स जो है 0 और 1 के बीच में आता है। अच्छे से आप ऑब्जर्व कीजिए, बातें क्लियर हो जाएगी। एक्स जब ओपन इंटरवल 0 1 तो है, एक्स जब ओपन इंटरवल 0 1 से आएगा तो जब जब एक्स को मैं ओपन इंटरवल 0 1 से लेते जाऊंगा जो एक्स स्क्वायर होता जाएगा उसका कलेक्शन है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो है क्या ये, आपने ओपन इंटरवल 0 1 से लिया, ये 0 है 1, ठीक है ना। तो जैसे जैसे 0 और 1 से एलिमेंट लेंगे वैसे वैसे एक्स स्क्वायर, तो भाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही बना लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया आपका इस टाइप से, समझ लीजिए ये 1 है, 0 पर इमेज 0, 1 पर इमेज 1, हमें 0 और 1 को नहीं लेना है, उसको ओपन इंटरवल में लेना है, ओपन में। तो ओपन पे जैसे जैसे लेंगे तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको हमें एलिमेंट ऐसे मिलते जाएगा। क्लियर है, यही तो एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है ना, क्लियर। अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये है क्या, एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है इस ओपन इंटरवल 0 में, एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उस फंक्शन का ये रेंज सेट ही तो है, कंफर्म ना। ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर को कलेक्ट करना है जहाँ पर एक्स ओपन इंटरवल 0 1 से आ रहा है, एक्स स्क्वायर का रेंज सेट ही तो है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का रेंज सेट है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक। और हमें पता है कि 0 आपने इंक्लूड नहीं किया, 1 इंक्लूड नहीं किया, इसलिए 0 और 1 इमेज तो मिलेगा नहीं। ये है आपका, बोले तो ओपन इंटरवल 0 1, यही तो आपका कैपिटल है। आई होप ये क्लियर होगा, कंफर्म है, रेंज सेट है, बातें ऐसे समझ आ जाता है। सेम एक्स क्यूब फंक्शन है आपका, जहाँ पर एक्स आ रहा है 1 और 2 से, तो जब एक्स 1 और 2 से आता है, मतलब ओपन इंटरवल 1 2 से आता है, तब जो एक्स क्यूब है उनका कलेक्शन, मोटे तौर पे कहूँ तो एक्स क्यूब का ये रेंज सेट और एक्स क्यूब का आप ग्राफ बना लीजिए। एक्स क्यूब का जब आप ग्राफ बनाएंगे 1 और ये 2 है, समझ लीजिए, तो आपको पता है 1 पर इमेज 1 मिलेगा, है ना, और 2 पर इमेज 8 मिलेगा, है ना, ये इस टाइप से, क्लियर। तो आप देख सकते हैं ओपन इंटरवल 1 2 में जो एक्स क्यूब है वो ऐसे रन करेगा, कंफर्म ना। और इनका जो रेंज सेट होगा, है ना, वो क्या होगा आपका 1 8, ओपन इंटरवल 1 8। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो एक्स स्क्वायर का रेंज सेट ही तो है और एक्स क्यूब का रेंज सेट है, ये ओपन इंटरवल 0 1, ये ओपन इंटरवल 1 8। अब है ना मुद्दे पे आते हैं, ए जो है ओपन इंटरवल है मतलब अनकाउंटेबल हुआ, बी जो है ओपन इंटरवल है मतलब अनकाउंटेबल हुआ। आपको पता है जब दो सेट अनकाउंटेबल होता है तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा, दोनों की कार्डिनेलिटी क्या होगा, कॉन्टिनम सी। ये तो क्लियर है कि दोनों की कार्डिनेलिटी से ना दोनों अनकाउंटेबल है, मतलब कि दोनों सिमिलर है। अब दोनों सिमिलर होने का मतलब ही यही होता है कि दोनों के बीच में कम से कम एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगा, यानी 1 1 2 मैपिंग होगा। तो जब कम से कम एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगा तो ये डिस्कार्ड और ये भी डिस्कार्ड, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। हमें पता है कि जब ए और बी सिमिलर है, दोनों के बीच में कम से कम एक 1 1 2 मैपिंग मिलेगा, तो भाई रेशनल का इमेज रेशनल पर भी जाएगा, है ना। आपको भी आप एलिमेंट लेकर देख लीजिए, इनके बीच में जैसे आपने इनके बीच में लिया हाफ, उनके बीच 1/4, रेशनल तो जा रहा है। इसी टाइप से यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे इसके बीच में जैसे मैंने ले लिया 3/2, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27/8, तो रेशनल टू रेशनल यहाँ पर ही मैप कर रहा है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब दोनों के बीच में 1 1 2 मैपिंग एग्जिस्ट करेगा, डायरेक्टली ये करेक्ट है, सो करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट I equals to singleton volume singleton to content in R for x belongs to R, let var phi of x equals to distance between x and I। इसका मीनिंग क्या है, infimum of mod of x minus y such that y belongs to I, then ये ऑप्शंस है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। वर फाई या फाई बोल सकते हो, डिसकंटिन्यूअस सम है हमारा, कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल टू 1। इसमें बोला है नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल टू 1 था 1 and 2, इसमें बोला है ओनली एट x इक्वल टू 1 3/2 और 2/8। ओके, देखिए वर फाई एक फंक्शन है और इस तरह से डिफाइन किया गया। ओके, सबसे पहले तो वर फाई के बारे में आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसका ग्राफ आप बना लीजिए। ग्राफ बनाने से वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, और है तो फिर जो डिफरेंशिएबल उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ तो क्लियर है, वर फाई ऑफ एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड आई। एक्स कहाँ से आ रहा है, रियल लाइन से, मतलब रियल लाइन से आप एलिमेंट्स लेते जाओगे, उस एलिमेंट का इस आई के साथ डिस्टेंस देखोगे, जो डिस्टेंस आएगा उन्हीं को ग्राफ बनाना है, उसी का ग्राफ बनाना है, और वही आपको वर फाई ऑफ एक्स है, ठीक है ना। तो एक्स आप ले रहे हो रियल लाइन से, और आई क्या है, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये आपका 1 है, ये आपका 2। अब सोचिए आप इधर जैसे एलिमेंट इधर आप बढ़ोगे
है ना, इधर एक आर, आप आर से एलिमेंट ले रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर लिया एलिमेंट 0, तो डिस्टेंस कितना है, कौन करीब है 1 और 2 करीब, भाई सिंगलटन 2, इससे मतलब है यही आपका आई है, तो इसमें कौन करीब है आपका 1 है ना, तो डिस्टेंस इतना हुआ। तो मुद्दा इस बात का है कि आप जो जो एलिमेंट ऐसा लेते जाओगे, जैसे आपने ये लिया तो डिस्टेंस इतना, ये लिया डिस्टेंस इतना, ये लिया डिस्टेंस इतना, आप गौर कीजिएगा ये बनेगा ऐसा, मतलब एक लाइन बनेगा, इसको अच्छे से बनाएंगे, ये जो है एक लाइन बनेगा, क्लियर। ऐसे अब जैसे यहाँ पर है तो डिस्टेंस इतना है ना, तो ऐसे होता जाएगा, ये भी ऐसे बनेगा, क्लियर। और इसके बारे में पहले बताया भी था, कन्फर्म हो रहा है। किसी भी तरह से डाउट होता है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये तो समझ आया होगा, ये 1 है और ये 2 है, यही आपका आई है, और आर से आपको एलिमेंट टैग करते जाना है और इनके साथ डिस्टेंस देखना है। तो जो भी एलिमेंट इधर होगा उनका डिस्टेंस आप 1 से देखेंगे, जो भी एलिमेंट इधर होगा उनका डिस्टेंस 2 के साथ देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर है तो डिस्टेंस इतना, तो ये इमेज यहाँ पर डिस्टेंस इतना, तो है ना, डिस्टेंस इतना तो इमेज इतना, डिस्टेंस इतना तो इमेज इतना, डिस्टेंस इतना तो इमेज इतना, तो ये सेम ये। अब सोचिए आप जैसे जैसे यहाँ पर है तो डिस्टेंस ये है ना, यहाँ पर है तो डिस्टेंस ये, यहाँ पर है डिस्टेंस ये। अब फिर एक निश्चित बिंदु के बाद, एक निश्चित पॉइंट के बाद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इधर भी तो वही लागू होगा। अब ये तो डिस्टेंस ये, यहाँ पर तो डिस्टेंस ये, ऐसे करते करते ये होगा, क्लियर हो रहा है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये 3/2 होगा, 1.5 बिल्कुल बीचों बीच 1.5, क्योंकि 1.5 का 1 के साथ डिस्टेंस 0.5, 1.5 का 2 के साथ डिस्टेंस भी क्या होगा 0.5, ठीक है ना। 1.5 से जब कम होगा तब इनके साथ नापेंगे डिस्टेंस, तो ऐसे बनेगा ग्राफ। और जब 1.5 से ज़्यादा होगा 2 के साथ डिस्टेंस नापेंगे तो ग्राफ जो है ऐसे बनेगा। तो फिलहाल इतना तो समझ आया कि W ये जो आकृति आपको दिख रही है। अब समझ लीजिए यहाँ कंटिन्यूटी की बात आती है तो कंटिन्यूअस है। अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहा हो ये कंटिन्यूटी है, पहला ऑप्शन भी स्टार्ट हो गया। अब नीचे जो 3 ऑप्शन है वही है मेन फंडा। आपको पीक पॉइंट के बारे में बताया गया था। डिफरेंशिएबिलिटी का मेन मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग होता है कि जिस भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं उस पर यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए, टेंजेंट यूनिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर और अगर पिक पॉइंट एग्जिस्ट करे, देखो यहाँ 3 पिक पॉइंट है, 1 भी पिक पॉइंट है, 3/2 कॉर्नर पॉइंट भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो देखिए 1 पर एक ये भी और एक ये भी, 2 टेंजेंट बन जाएगा, है ना। इसके करेस्पॉन्डेंस देखो यहाँ पर भी 2 टेंजेंट, इनके करेस्पॉन्डेंस यहाँ पर भी, तो 3 अलग अलग कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 पिक पॉइंट्स कौन कौन? 1, 3/2, 2, और तीनों पर डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ना, क्योंकि यूनिट टेंजेंट ही बनेगा। तो लास्ट ऑप्शन 1 इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट एक्स, ओनली इसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल रहेगा, ओनली एट एक्स इक्वल टू 1, 3/2 and 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The set 1/n sin 1/n such that n belongs to n has one limit point and it is 0, है ना। फिर वही 1 बोला है, फिर -1, फिर 3 लिमिट पॉइंट्स बोला है और -1, 0, 1 बोला है। ओके, तो क्या बोला है क्वेश्चन में? हमें सेट दिया है 1/n sin 1/n such that n belongs to n और लिमिट पॉइंट के बारे में पूछा है, ठीक है ना। मैं इसे अलग तरीके से बताऊंगा, इसको डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए आपको यहाँ से समझ आना चाहिए कि ये जो है किसी सीक्वेंस 1/n sin 1/n का रेंज सेट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब सीक्वेंस का रेंज सेट सीक्वेंस के इक्वल होता है तो दोनों की लिमिट पॉइंट सेम होते हैं। कंफर्म ना? अब मैं कैसे जाना, ये तो क्लियर है, आप भी समझ गए होंगे कि ये सीक्वेंस है उनका, ये रेंज सेट है। और आपको ये भी पता है कि जितने भी एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, है ना, वे सब के सब डिस्टिंक्ट होंगे। जब सीक्वेंस के एलिमेंट्स पूरे सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होते हैं सब के सब जब डिस्टिंक्ट होते हैं उस सिचुएशन में सीक्वेंस का रेंज सेट और सीक्वेंस इक्वल होते हैं। और इस सिचुएशन में यानी जब अलग अलग हो डिस्टिंक्ट हो इनके एलिमेंट, और तो इस सिचुएशन में बिल्कुल रेंज सेट और सीक्वेंस इक्वल होता है। और लॉजिकली यही है कि दोनों के लिमिट पॉइंट इस सिचुएशन में सेम होंगे। तो आप इसका ना देख कर इससे देख लीजिए और इसका आसान है देखना। आपको पता है कि 1/n sin 1/n की जो लिमिट है, लिमिट चेक कर लीजिए ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब कितना फास्ट अप्रोच कर पाते हैं, कितना एक्यूरेसी के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1/n sin 1/n आपको पता है कि ये बाउंडेड होता है, तो हमें पता होना चाहिए 2 अलग अलग फंक्शन हो या 2 अलग अलग सीक्वेंसेस हो, एक की लिमिट जा रही है 0 की ओर और दूसरा अगर बाउंडेड है तो फिर दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है 0 की ओर जाता है, लिमिट जो है, क्लियर ना। तो ये 0 की ओर जा रहा है, ये बाउंडेड, तो प्रोडक्ट की जो लिमिट वो भी किधर जाएगा 0 की ओर। अब ये तो क्लियर हो गया, इनकी लिमिट है 0, अब इनकी लिमिट 0 है, 0 लिमिट पॉइंट हो, और इस सिचुएशन में पता है एक ही तो लिमिट पॉइंट होता है। इसका मतलब 1/n sin 1/n की लिमिट है 0 एंड सो लिमिट पॉइंट इज 0।
लिमिट पॉइंट इनकी जीरो है, मतलब इनकी लिमिट पॉइंट भी जीरो होगी, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ये ऑप्शन डिस्कार्ड, और एक हिट होगा सर, तो ये बोला ये भी डिस्कार्ड, तो यही आपका करेक्ट आंसर। कन्फर्म ना, कैसे भी आप करें लेकिन अच्छे से आपको अप्रोच करना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, तो आंसर होगा फर्स्ट। कन्फर्म। एक सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, यूजिंग द फैक्ट दैट समेशन 1 to infinity means n equals to 1 to infinity minus 1 power n plus 1 upon n equals to log 2, then समेशन 1 to infinity minus 1 power n upon n into n plus 1 equals to, ये ऑप्शन, यही फोर ऑप्शन अलग अलग, सब पे लॉग के फॉर्म में ही इसका यूज करना है। यूजिंग द फैक्ट दैट का मतलब क्या हुआ, इनका यूज करते हुए आपको इनकी वैल्यू फाइंड करना है। इसको ब्रेक कीजिए, सबसे बेस्ट है। तो जो दिया गया है उसको पहले लिखना है ना, क्योंकि वहीं से आपको हिंट मिलेगा। तो देखिए समेशन 1 to infinity यानी कि n equal to 1 to infinity, मैं डायरेक्ट समेशन बस लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना है। ये है ना, ये कितनी दिया है लॉग। अच्छा, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखे तो इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, पावर 1 + 1 2 -1 पावर 2 यानी कि +1। अब यहाँ से समझ आ गया, प्लस माइनस ऐसे बढ़ेगा। सो सबसे पहले प्लस 1 - 1/2 + 1/3 - 1/2 प्लस कन्फर्म, इसको तोड़ के देखिए यही आएगा, ये तो क्लियर। अब जो आना है उसको देखिए, समेशन -1 पावर n अपॉन n + 1, समेशन -1 पावर n, ये जो n n + 1 है उसको आप n + 1 - n कीजिए, n n + 1, तो देखिए ऐसे किया जा सकता है, n के ऐसे 1 आएगा जो करते हैं, तो इसको अलग अलग ब्रेक करने के लिए मैंने ऐसा किया। तो समेशन -1 पावर n ये हो जाएगा 1/n - 1/n + 1, 1/n है ना, ये इनके साथ आएगा तो ये बचेगा, ये इनके साथ आएगा ये बचेगा, ये तो क्लियर है ऑब्वियसली। अलग अलग बांटिए, -1 पावर n अपॉन n माइनस समेशन -1 पावर n अपॉन n + 1, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम इस फॉर्म में आ रहा है, +1 का कमी है, -1 पावर -1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 पावर n + 1 अपॉन -1n। अब इसको ब्रेक कर देते हैं क्योंकि नीचे n + 1 है, कैसे बनाएंगे तो बेहतर है कि इसको ब्रेक कर दीजिए, तो 1 माइनस पहले आएगा, फिर देखिए तो n = 1 रखेंगे तो माइनस, और नीचे 1 + 1 2 -1/2 + 1/3 -1/4 प्लस एंड सो ऑन। ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए माइनस को बाहर करते हैं, समेशन -1 पावर n + 1 अपॉन n माइनस, इसमें मैंने 1 ऐड किया, ठीक है ना, और 1 जो है ऐड किया तो मैथमेटिक्स का रूल है, आप ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -1 ब्रैकेट के अंदर ही है ना। अब देखिए ये एग्जैक्टली log 2, और ये भी ये वाला फॉर्म भी तो एग्जैक्टली क्या है, log 2 ही तो है, ठीक, माइनस log 2 माइनस log 2 और -1, देखिए -2 log 2 माइनस +1, क्या मतलब 1 - 2 log 2, क्लियर, इसका मतलब आंसर होगा, ठीक है। प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन f of x equal to e to the power -x and its Taylor approximation g of x equal to g of x of degree 3 for x equal to 1/3 g of x is positive, less than 1, negative, less than 2, positive, greater than 1, negative and greater than 0.75। ओके, क्वेश्चन तो क्लियर हुआ है। टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन बोले, चाहे टेलर्स सीरीज बोले, चाहे टेलर्स एक्सपांसन बोले, से कोई दिक्कत नहीं, समझना क्या है वो देखिए। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का जो टेलर अप्रॉक्सीमेशन होगा वो g of x है। डिग्री 3 बोलने का मतलब कि पावर 3 तक जाएगा, जो एक्सपांसन होगा ना वो अधिकतम पावर 3 तक जाएगा, 3 तक जाएगा डेरिवेटिव जो है, क्लियर। और दूसरी बात, ये 1/3 हिंट कर रहा है कि 1/3 जो है कैसे इसको जमाना है, 1/3 के नेबरहुड में समझ लीजिए, तो कैसे इसको जमाना है ना। आपको ये बोला है जो फंक्शन दिया है वो f of x, इसी फंक्शन f of x का टेलर अप्रॉक्सीमेशन करना है। 1/3 ये 3 हिंट कर रहा है कि पावर 3 तक जाएगा, ये 1/3 हिंट कर रहा है कि 1/3 के नेबरहुड में। सो जमाना कैसे इसको देखिए, तो फिर x -1/3 प्लस 1/3, ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, f of 1/3 प्लस -1/3, ठीक है ना। अब ये एक्सपांसन होकर जो भी आएगा वही g of x, तो देखिए f of a और ये टोटल क्या है h, फार्मूला पता है आपको, टेलर एक्सपांसन का f of a प्लस h इक्वल टू कितना होता है, f of a प्लस h एवरेज ऑफ a प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल डबल डेज ऑफ a प्लस एंड सो ऑन प्लस h पावर n बाय फैक्टोरियल एंड f n डेरिवेटिव ऑफ a प्लस थीटा h करके, ठीक है। ये जो 3 बोला है इसका मतलब डिग्री 3 तक जाने वाला है। h के स्थान पर, h के प्लेस भी क्या है यहाँ पर, x - 1/3 रिप्लेस कीजिए, ठीक है। तो रिप्लेस करने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा f of 1/3 प्लस
x माइनस 1/3 f डेज ऑफ 1/3 प्लस x माइनस 1/3 होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डेज ऑफ 1/3 और लास्ट टर्म होगा x माइनस 1/3 होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 है ना, f ट्रिपल डेज ऑफ ये है ना a सॉरी ये ऐसा रहता है f डेज ऑफ a प्लस थीटा एच ऑफ रहता है ओवरऑल है ना, तो क्या हो जाएगा ये f ट्रिपल डेज ऑफ क्योंकि पावर 3 तक जाना है, a का मतलब यहाँ पर है 1/3 प्लस थीटा थीटा और फिर है ना h का मतलब है x माइनस 1/3 करेगा। इतना तक क्लियर। अब आपको बोला क्या गया है, अब इसमें कई लोग तक जाते हैं कि अब कैसे बनाएं, उन्होंने क्या बोला है फॉर x इक्वल टू 1/3 g ऑफ x इज, इसका मीनिंग क्या है g ऑफ 1/3 को पूछ रहा है, x इक्वल टू 1/3 पर g ऑफ x का मतलब हुआ g ऑफ 1/3 ठीक है, x इक्वल टू 1/3 तो g ऑफ 1/3 क्या हो जाएगा, जब 1/3 आप पुट करेंगे है ना 1/3 पुट करेंगे तो f ऑफ 1/3 तो ठीक है, ये 1/3 मैंने ये हो जाएगा 0, ये भी 0 ये भी 0, पूरा ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा आपका 0, तो बचा केवल f ऑफ 1/3 है ना, x है तो ये x है 1/3 है तो e टू द पावर माइनस 1/3 है ना। देखिए ये पूरा सॉल्व करने पर इतना है, अगर डायरेक्ट आप देखते तो है क्या e टू द पावर माइनस 1/3 तो ओके, तो इतना तो कंफर्म है e टू द पावर में आया है और हमें पता है कि इसका जो रेंज सेट होता है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव होता है हमेशा, पॉजिटिव होता है ना, 0 नेगेटिव तो होता ही नहीं, तो जहाँ नेगेटिव बोला तो एसिड स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जो भी है ए सी और डी में इसी को लॉजिक करना है तो ग्राफ में जाना पड़ेगा, यस तो ग्राफ में जाइए e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बन जाएगा आपको कन्फर्म ठीक, e टू दी पावर एक्स का ग्राफ सॉरी e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ x इक्वल टू 1/3 पर अपने को चेक करना पता है कि 0 पर 1 देता है, तो ये 1 से क्या ऊपर 1/3 किधर होगा, यहीं पर होगा, ये आपका 1 है, ये आपका 1/2 है, तो निश्चित तौर पर 1/3 यहाँ पर होगा, तो 1/3 पर क्या आ रहा है 1 से छोटा ही तो आ रहा है, सही है ना, यहाँ पर ग्रेटर 1/3 किसका बचा दो ऑप्शन, डायरेक्टली आपको देख के समझ आना चाहिए कि पॉजिटिव यस और एक से छोटा है पहला ऑप्शन होगा, पार्ट बी का मल्टीपल तो है नहीं तो ज़्यादा लॉजिक लगाना भी नहीं, आंसर यही आएगा, और ग्राफ से लॉजिक भी, ये ऑप्शन कन्फ्यूजन के लिए कन्फ्यूज नहीं होना है, ये ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट है मतलब यही है पार्ट बी का है, लेकिन फिर भी आपको ऑब्जर्व करना तो 1 से छोटा तो है 0.75 से बड़ा, ये जब बनाएंगे ना तो आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो 0.75 से बड़ा, ये जो है 0.75 से छोटा आता है, यानी 0.7 समथिंग कुछ आता है, कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, और वहाँ अलाउड तो होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, आप जब ग्राफ से भी देखिए ना, ग्राफ से भी एक लॉजिकली पता चलता है कि 0.7 या उससे कम 0.7 के करीब हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये परफेक्टली करेक्ट है, मतलब यही आपका आंसर होगा। कुछ राइटर्स इसको बनाने मतलब कुछ जो राइटर्स होते हैं है ना, मैं देखा हूँ तो इसका जो सॉल्यूशन है वो अलग तरीके से बनाया है, मैंने इसको अलग तरीके से बनाया, कुछ सॉल्यूशन क्या करते हैं एक्सपांसन पहले कर लेते हैं, मैक्लॉरिन्स एक्सपांसन किए, मैं रेहू पब्लिकेशन में देखा था, उन्होंने क्या किया मैक्लॉरिन्स एक्सपांसन किया और फिर उसको सॉल्यूशन किया, उस समय आंसर जो आया 0.7 से कम आया है ना, तो आप उसको देख ही सकते हैं, बाकी ये तो कंफर्म हो ही गया, ये हो गया 6 का ये आंसर डायरेक्टली कंफर्म। तो आई होप रियल एनालिसिस के लिए जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुआ होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे लीनियर अलजेब्रा का। ये तो क्लियर है कि वीडियो लंबा होगा, बट आपको पेशेंस रखना है और अच्छे इस वीडियो को क्लियर करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, लेट s इक्वल्स टू a सच दैट a इक्वल्स टू aij 5x5 है ना, 5x5 है ये, सच दैट यहाँ वेयर करके aij इक्वल्स टू 0 और 1 फॉर एवरी i एंड j, समेशन j aij इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी i, समेशन i aij इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी j करके। देखिए क्या चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए कि हमें 5x5 मैट्रिसेस को कलेक्ट करना है और उनके एंट्रीज ऐसे 5x5 मैट्रिसेस को कलेक्ट करना है जिनकी एंट्रीज जो है 0 और 1, 0 या फिर 1, ठीक है ना, और का मतलब दोनों भी हो सकता है ओनली 0 हो सकता है 1, लेकिन कंडीशन यहाँ पर देखिए समझ आ जाएगा, समेशन aij1 और समेशन aij1, यहाँ बोला फॉर एवरी i और यहाँ पर बोला फॉर एवरी j, इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर j इक्वल टू 1 2 3 ऐसा रखते जाइए, ai1 ai2 ai3 ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ai1 ai2 ai3 का मतलब क्या है, आप अगर गौर करें तो समझ आ जाएगा है ना, रो का सम यही तो निकलने वाला है, क्लियर ना, और यहाँ पर कॉलम का सम, ठीक है, और क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ये तो दिमाग में तुरंत आ गया होगा। ये जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है ना, सोचिए लॉजिक लगाइए, आप पढ़े हैं इस बात को क्लियर कीजिए
कि अगर ऐसा मैट्रिक आपको लेना है, ऐसा मैट्रिक आपको टेक करना है कि जितने भी एंट्रीज हैं वो 0 1 में से ही आपका होगा। जितने भी एंट्रीज हैं वो क्या होगा, 0 1 होगा। और खास बात बस इतना ही एंट्रीज, इसके अलावा कोई दूसरा एंट्रीज नहीं होना चाहिए। और रो का सम बनाना चाहिए, रो का सम देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 है, कॉलम का सम भी बनाना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को परम्यूटेशन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। और परम्यूटेशन मैट्रिक्स कितने ठो मैट्रिक्स हैं इसको आपको देखना है, इसके अंदर इसकी कार्डिनलिटी देखना है। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है जितनी ऑर्डर है उतने ही आप क्या करना है, उसका फैक्टोरियल कर दीजिए, वही होगा। जहाँ परम्यूटेशन का सिचुएशन आया तो डायरेक्टली फैक्टोरियल 5 मैट्रिसेस इसके अंदर होंगे, कार्डिनलिटी ये होगा। क्लियर है, डायरेक्टली इसको रिजल्ट के तौर पे आप कर सकते हैं। अब बोलेंगे समझना कैसे, समझने का मैं एक अच्छा तरीका बताऊंगा। आप जैसे आप एक बार 1 के लिए देख लीजिए, है ना। 1 के लिए अगर देखेंगे, 1 के लिए देखने का मतलब 1 क्रॉस 1 कितने ठो इसके अंदर आएगा, 8 ही होगा ना। और वो होगा डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली। अब पहली बात 1 क्रॉस 1 कैसे लोगे, है ना। 1 क्रॉस 1 में आपको 1 ही बस लेना पड़ेगा, ठीक है, ये होगा। 2 क्रॉस 2 में कितने ठो आ सकता है, मतलब यहाँ हुआ फैक्टोरियल 1। 2 क्रॉस 2 में कितना आएगा, 1 0 0 1, है ना, 0 1 और 1 0, 2 ठो में फैक्टोरियल 2। 3 क्रॉस 3 क्या आ सकता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और आपका हो सकता है ना 1 0 0 0 1 0, है ना, 0 0 1 और 0 1 0, ठीक है। इसी तरह से आप जमा लीजिए 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0 0 0 1 1 0 0, और क्या हो सकता है 0 0 1, है ना, 0 1 0 0 0, है ना, 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0। कितना हुआ, 6 यानी कि फैक्टोरियल। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारे के सारे परम्यूटेशन मैट्रिसेस हैं। अगर ये 1 क्रॉस 1 परम्यूटेशन मैट्रिसेस का कलेक्शन होता तो 1 ठो बस आता फैक्टोरियल 1। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का कलेक्शन होता परम्यूटेशन तो 2 ठो बस आता फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। और अगर 3 क्रॉस 3 का होता तो कितना आता फैक्टोरियल 3। 4 क्रॉस 4 का होता तो कितना आता फैक्टोरियल 4। तो वही 5 क्रॉस 5 मैट्रिसेस को कलेक्ट करना है, परम्यूटेशन कितना है, फैक्टोरियल 5। ऑब्वियसली आप इसे रिजल्ट के तौर पर याद रखिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, let D be a non-zero n cross n real matrix with n greater than or equals to 2। That means n की वैल्यू कम से कम 2 लिया जा सकता है, 2 या उससे ज्यादा, ठीक है ना। Which of the following implications is valid? Determinant of D equals to 0 implies rank of D equals to 0। Okay, determinant of अगर 1 है तो rank not equal to 1, अगर rank 1 तो not equal to 0, rank n तो not equal to 0। याद रखिए पार्ट बी का है तो एक ही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। 4 अलग अलग है, इम्प्लाइज का मतलब तो जानते हैं, मतलब ये होता है तो ये इम्प्लाई कर देता है क्या, ऐसा होता है। ओके, ऑब्जर्व कीजिए सबसे पहले ऑप्शन पे। अच्छा, यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो n की वैल्यू मिनिमम 2 लिया जा सकता है। तो हमने मैट्रिक्स जो D है उसको मैंने ले लिया 2 क्रॉस 2, यानी n इक्वल टू 2 ले लिया। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा जो भी होगा, है ना, जो भी जैसे मैट्रिक्स D है n इक्वल टू 2 फिक्स कर लिया, है ना। तो अब पहले ऑप्शन पे जाते हैं, बोला डिटरमिनेंट 0 है तो क्या इम्प्लाई कर जाए कि रैंक भी 0 होगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया, इसको टाइप कर लेते हैं 1, इसको 0 0 0। सोचिए इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट इसका निकलेगा ऑब्वियसली इनके आइगन वैल्यूज 1 और 0 है। 1 और 0 को मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 0। जैसे भी आप देखिए डिटरमिनेंट 0। लेकिन अगर मैं रैंक की बात करूँ तो रैंक कितनी है, यहाँ पर रैंक जो है 1 है, कंफर्म। इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट ये तो इम्प्लाई नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन किसका है, सेकंड पे फोकस कीजिए। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आप डायरेक्टली थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट आप नहीं बोल पाएंगे ना। डिटरमिनेंट 1 होने से रैंक नॉट इक्वल टू 1, तो इसको थोड़ा सा रहने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करेक्ट हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डिटरमिनेंट 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, संभव है रैंक 1 ना। पहले सी और डी को क्लियर कर लेते हैं, फिर वो ऑप्शन पे जाएंगे। रैंक 1 होने से क्या इम्प्लाई होता है कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, रैंक 1 है। रैंक 1 होने का मतलब क्या है, इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, रैंक 1 तो क्या इम्प्लाई किया डिटरमिनेंट नॉन जीरो, डिटरमिनेंट तो 0, ये भी स्टार्ट होगा। मतलब रैंक 1 होने से इम्प्लाई कर जाएगा डिटरमिनेंट, हमेशा डिटरमिनेंट जो है 0 ही आएगा। आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ये भी डिस्कार्ड। रैंक ऑफ दी एन, एन का मतलब यहाँ पर मैंने 2 लिया। रैंक 2 होने से क्या इम्प्लाई करेगा, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स टेक कर लीजिए, ये मैंने टेक कर लिया। रैंक कितनी है 2, ओके, और डिटरमिनेंट कितना आएगा 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 1 कैसे इम्प्लाई होगा, ये भी डिस्कार्ड। जब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड तो आंसर बी होगा श्योर। और क्लियर कीजिए, एन की मिनिमम वैल्यू कितनी रखी जा सकती है 2,
N2 होने का मतलब है कि कम से कम 2x2 मैट्राइसेस तो आपको लेना ही लेना है। और 2x2 मैट्राइसेस में अगर डिटर्मिनेंट 1 है, डिटर्मिनेंट 1 होने का मतलब नॉन जीरो। हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसकी डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होती है तो जो ऑर्डर होता है ना वही उसकी रैंक होती है। तो एटलीस्ट आप 2x2 लेंगे ही, और एटलीस्ट 2x2 लेंगे और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो उसकी रैंक हमेशा 2 होगी। ठीक है ना, क्लियर है। मैं 2x2 की बात करें, 3x2 लोगे तो रैंक 3 होगा, मतलब 2 3 से आगे ही होगा। ये वन नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 ही तो है। 2 3 अगर जब होगा तो नॉट इक्वल टू 1 ही तो है, तो ये ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट जीटा बी अ प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, डिफाइन ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स ऑब्वियसली 5x5 मैट्रिक्स है। फॉर अ वेक्टर v इक्वल्स टू v1 v2 v3 v4 v5 बिलोंग्स टू r पावर 5, डिफाइन मॉड ऑफ वी ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ वी ए वी ट्रांसपोज। ये वी टी क्या शो करता है, वी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आपको पता है, ये ऐसे है तो ये हो जाएगा कॉलम के फॉर्म में, है ना। इफ w इक्वल्स टू, ये एक वेक्टर दिया गया है, ऑब्वियसली r पावर 5 का एक वेक्टर है ना, 1 -1 1 1 -1, देन मॉड ऑफ w ए पूछा है, इनमें से कौन सा होगा। देखिए जो दिया गया है उसी के इन्फॉर्मेशन से हमें ये निकालना है, मॉड ऑफ w ए करके। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। मॉड ऑफ w ए का मीनिंग क्या होगा। मॉड ऑफ w ए का मीनिंग है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ w ए w ट्रांसपोज। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ w, w मीन्स 1 - 1 ये करके 1 - 1 1 1 -1, उसके बाद फिर a मतलब एज इट इज़ ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर ये आपका जीटा पावर -2 जीटा इनवर्स, फिर है 1, फिर है जीटा, फिर है जीटा स्क्वायर। बाकी पूरा जीरो था तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। और W ट्रांसपोज का मतलब इस कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा 1 - 1 1 1 -1 करके, ये हो गया आपका। और याद रखिए मॉडुलस में है, मॉडुलस में होने का मतलब होता है कि पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, है ना, ये श्योर है। और पॉजिटिव का मॉडुलस, पॉजिटिव का रूट है, ये ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो रहा है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है कि ये जो है 1x5 है, 1x5, और ये जो है 5x5। जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा क्या मिलेगा, 1x5 5x5, तो 1x5 मिलेगा श्योर। तो 1x5 ऐसे कर लेना चाहिए, इससे समझ आता है 1x5 मतलब ऐसे ही होगा। ठीक, तो देखिए ये इनके साथ हुआ तो मिला जीटा पावर -2, ये इनके साथ हुआ तो माइनस जीटा इनवर्स, ये इनके साथ हुआ 1, फिर इनके साथ हुआ तो जीटा, फिर इनके साथ हुआ तो जीटा 2, कन्फर्म जीटा स्क्वायर करके। और ये ज्यों करते हुए हैं 1 - 1 1 1 -1 करके। अब इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तो श्योर है, ये तो क्लियर है, मॉडुलस में है करके। अब देखिए ये क्या है, 1x5 है और ये 5x1 है, तो 1x5 5x1 क्या मिलेगा, 1x1, मतलब पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इनके साथ हुआ दिस, है ना, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि जीटा पावर -2 प्लस जीटा इनवर्स प्लस 1 प्लस जीटा स्क्वायर करके। कन्फर्म है, तो ये हो गया प्रोसीजर, कन्फर्म हो जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये माइनस था ना यहाँ पर, तो ये क्लियर। अब इनको सॉल्व कीजिए, है ना, और याद रखिए मॉडुलस में था तो उससे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव में मॉड में लेना है आपको, ये ध्यान रखना है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/जीटा स्क्वायर 1/जीटा प्लस 1 प्लस, है ना, क्या है आपका जीटा प्लस जीटा स्क्वायर। अब देखिए जब ये पूरा सॉल्व जब होगा तो नीचे एलसीएम निकालिए, जीटा स्क्वायर एलसीएम निकलेगा, ये होगा 1 प्लस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा आपका क्यूब, है ना, जीटा, ये हो गया 1 जीटा स्क्वायर जीटा क्यूब और जीटा पावर 4। क्वेश्चन को स्टेटमेंट में आप देखिए क्या लिखा है कि जीटा इज प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एक्चुअल में, ठीक है ना, प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है वहाँ पर, अगर मैं मिस किया हूँ तो उसको देख लीजिए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी एक्चुअली, है ना। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होने का मतलब क्या है, पावर 5 करने पर 1 आता है, पावर 5 -1 = 0, तो ये हो गया ऐसे, और 1 प्लस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा क्यूब प्लस जीटा पावर 4 = 0, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना, तो ये कंडीशन। अब फिर जब ये 0 होगा, जब 1 प्लस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा क्यूब प्लस जीटा पावर 4 = 0 जब होगा, तो देखिए 0, तो क्या हो गया ऊपर पूरा 0,
है ना। जैसे आप नहीं जानते ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो पावर 4 तक जाएगा प्लस में 0 अपान जो भी है जीटा स्क्वायर जो भी है ओवरऑल हो जाएगा 0। आपका आंसर है 0। कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n वेयर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 विद रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल टू 0 इज। ये अलग अलग कंडीशंस आपको दिया गया है, ठीक है। तो डायमेंशन पूछा है क्वेश्चन, वैसे देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर पता हो तब, टेक्निक पता हो तब, है ना। तो क्या है यहाँ पर डायमेंशन पूछा है उस वेक्टर स्पेस का जो क्या है ना, वेक्टर सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कलेक्शन। लेकिन सबसे खास बात उसमें नया चीज क्या है, विद रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल टू 0। यस, ट्रेस इक्वल टू 0 ये नया चीज है। आपको ये दो चीज तो दिमाग में अच्छे से सेट रहना ही चाहिए, और वो है कि, है ना, जो क्या बोलते हैं वेक्टर स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस अगर W1 है तो उनकी डायमेंशन होगा, यानी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है nn+1/2, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में डायमेंशन होता है nn-1/2। ये दोनों डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। वैसे इसका तरीका है जानने का, ट्रिक भी है ना, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में कैसे हम देखते हैं, तो आपने W1 लिया, W1 का मीनिंग तो आपको पता है ना, A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n सच दैट, है ना, AIJ इक्वल टू AJI, ऐसा लिख सकते हो, या फिर सीधा सीधा A ट्रांसपोज इक्वल टू A। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब यही होता है ना। ये वेक्टर स्पेस होता है, इनका डायमेंशन मुझे देखना है। डायमेंशन कैसे चेक किया जाता है इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ओनली ट्रिक है, इसे ट्रिक के तौर पे इसे समझिएगा। यहाँ से एक मैट्रिक्स आपको टैग करना है, इनकी डायमेंशन ये होती है हमें पता है, लेकिन कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप एक मैट्रिक्स टैग कर लीजिए, स्टैंडर्ड कोई भी, यहाँ से A11 A12 A13 ऐसे करते करते A1n A21 A22 A23 ऐसे करते हुए A2n A31 A32 A33 ऐसे करते हुए A3n। हमें पता है कि n क्रॉस n मैट्रिसेस है, ठीक है ना, an1 और an2 an3 ऐसे करते करते nn। ओके, हमें पता है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब है A ट्रांसपोज इक्वल टू A, और इसको और अच्छे से समझा जाए तो AIJ इक्वल टू AJI। मतलब कि आपको ये तो डायगोनल में तो कोई दिक्कत नहीं, डायगोनल का कोई रिपीटेशन तो होता नहीं, लेकिन इधर देखो A12 A21 ये इक्वल होगा इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। तो ये जितने भी है A21 A12 A32 इधर A23, है ना, इसके मतलब पूरा ये जितने भी है एज इट इज़, ये पूरा का पूरा ऊपर कॉपीराइट है, एज इट इज़ सेम है। हमारा क्या होता है, डायमेंशन देखने का ट्रिक क्या होता है, जब मैट्रिक्स आप टेक करते हो तो इसमें कितने LI चॉइसेस हैं वो देखा जाता है। जब LI चॉइस देखा जाता है तो पूरा जोड़ दिया जाता है, ये पहला तरीका। दूसरा, ओवरऑल की डायमेंशन कितनी है उनके साथ घटा दीजिए जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, LD चॉइस जो उनको हटा दीजिए। ओवरऑल के कितना n² है ना डायमेंशन, उनसे जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसे हटा दीजिए, ये दूसरा तरीका होता है, ठीक है ना। आगे भी जब ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो बनाऊंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। फिलहाल समझ लीजिए इनकी डायमेंशन कैसे देखना है इस सेट का। इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन चेक करना है, तो मैंने यहाँ से कोई एक आर्बिट्रेरली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स टैग किया। मुझे पता है कि ये पूरा इस पर डिपेंड करेगा, मैं LI चॉइस पे जाने वाला हूँ, ये पूरा डिपेंड ऊपर करने वाला है, तो इनको मैंने छोड़ दिया, केवल इन्हीं पे बात करना है, इन्हीं पे, क्योंकि ये पूरा एज इट इज़ ऊपर कॉपीराइट है, तो इन पर सोचना ही नहीं है, केवल इतने पे। अब देखो इसकी कितनी चॉइस है टोटल, 1 2 3 n चॉइस, जस्ट एक कम हो गया n-1, फिर n-2, ऐसे करते 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 ऊपर 2 होगा, लास्ट होगा 1, ये बस क्लियर ना। या ऐसे देख लो, यहाँ 1 चॉइस, ऊपर 2 3, ऐसे करते करते n-2, फिर n-1, फिर n, ये चॉइस है। मैं बोला था LI चॉइस को जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते n, और ये क्या है आपका समेसन n, यानी nn+1/2, ठीक है ना। ऐसे आता है डायमेंशन सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में। क्लियर है। अब इसे डायरेक्टली फार्मूला के तौर पे याद रखो। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सिचुएशन में क्या आता है ना, वो देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में क्या होगा आपको पता होना चाहिए, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A होगा, AIJ होगा -AJI। इस सिचुएशन में आपको ये भी पता है, जब I = J होता है ना, तो I = J होने पर AII इक्वल टू -AII, तो 2AII = 0, AII = 0, डायगोनल एंट्रीज पूरा 0 होता है ना, तो ये पूरा हो जाएगा 0। आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स टैग किया है, और इन दोनों में अभी भी डिपेंड करेगा, -1 के उसमें एज इट इज इक्वल हो रहा था, इस समय माइनस का मल्टीपल होगा, है ना, A21 - A12, तो भाई डिपेंड तो कर रहा है ना, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही ना, और ये 0 है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चॉइसेस अब यहाँ से होगा, तो ये पहला टोटल कितना है n-1, उसके बाद n-2,
फिर n माइनस ऐसे करते करते 1, तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + n-1 तक जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, n-1 टर्म ऐड करेंगे, समेशन n-1 है, तो n-1 + 1/2 सॉल्व कीजिए, n-1/2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब फार्मूला के तौर पे याद रखना है आपको। इस क्वेश्चन पे आइए, सिमेट्रिक मैट्रिसेस यहाँ से मतलब है अपने को। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सिचुएशन में जो डायमेंशन होती है वो होती है n + 1/2। इसमें नया चीज़ है वो है ट्रेस जीरो। ट्रेस जो है जीरो हो रहा है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पर हो रहा है, ट्रेस में हो रहा है ना, वो देखिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैट्रिक्स आप मैट्रिक्स टेक करने की जरूरत भी नहीं है, लॉजिक में बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि ओवरऑल की डायमेंशन क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायमेंशन होती है n + 1/2। ट्रेस है जीरो, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब बोलोगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम करने का मतलब देखिए लॉजिक बता रहा हूँ, है ना। ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, इनका जब सम करेंगे तो जीरो आएगा, इनका जब सम करेंगे a11 a22 ऐसे करते करते an ये जीरो, तो एक को मैं an को बाकी के पूरा माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूँ, सही है ना। इनका सम होगा जीरो के बराबर, तो ये जो an है उसको पूरा बाकी के माइनस के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ मैं, कन्फर्म। इनका सम अगर जीरो के बराबर है तो फिर इसको मैं माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मुद्दा इस बात का कि ये जो an है बाकी पे डिपेंड करने वाला है, लॉजिक यानी कितने डिपेंडेंट हो, एक। मैंने बोला था ओवरऑल LHवाइज, इस मैट्रिक्स ओवरऑल LHवाइज सही था, और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला एक तो है -1, यानी कि n² + n/2 -1 मिला लीजिए, यही डायमेंशन है आपका। क्लियर है, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने लीनियर अलजेब्रा पर वीडियो बनाया ही नहीं था, इसके लिए सॉरी भी, बट ये एग्जामिनेशन के बाद अगले सेशन के लिए मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। उसके लिए फिलहाल अभी जो भी है उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट W बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, या फिर डिग्री <= 3 भी लिखा जा सकता है ना। डिफाइन T फ्रॉम W to W बाई TP ऑफ x, या फिर T ऑफ P ऑफ x इक्वल्स टू P dash ऑफ x। P dash ऑफ x इज डेरिवेटिव ऑफ P ऑफ x, दैट इज d/dx P ऑफ x, P आप लिख सकते हैं, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस 1x x² x³ गिवन बाई ये बोला है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड है। आपको दिया गया है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर, और उनके करस्पॉन्डिंग आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है। और मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता होगा, तो कैसे करते हैं तैयारी, मतलब उसमें बनाने का तरीका ये होता है कि जो भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऑब्वियसली लीनियर ऑपरेटर जब लेते हैं तो लीनियर ऑपरेटर की सिचुएशन में स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। इनकी जो भी डायमेंशन होती है, ठीक है ना, जो भी आपने यहाँ पर डोमेन T का जो भी डोमेन होता है उससे, है ना, जो कि वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ से आपको एक बेसिस टैग करना है, ठीक है ना। और उस बेसिस का इमेज देखा जाता है, और जो भी इमेज है उनको इनके बेसिस में क्या करना है, अरेंज करना रहता है, जमाना रहता है। मैं बताऊंगा भी कैसे जमाना है, कैसे अरेंज करना है। और जब सेम रहता है, मतलब लीनियर ऑपरेटर का सिचुएशन होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर कब कहलाता है, जब दोनों सेम हो, डोमेन और कोडोमेन, तो उस सिचुएशन में ऑपरेटर होता है। तो इस सिचुएशन में जो यहाँ इसके लिए जो भी बेसिस आप टेक करते हो वही बेसिस इनका होता है, मतलब दोनों सेम लेते हो। क्लियर है, तो यहाँ पर 1x x² x³ ऑब्वियसली, है ना, जो बेसिस है वो W का है, तो इनके लिए भी लागू होगा। क्लियर है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल्स की बात चल रही है, एटमोस्ट डिग्री 3, इसलिए तो 3 तक गया है। और डायमेंशन कितना है, डायमेंशन 3 1 4, डायमेंशन 4 होता है भाई, ये ध्यान रखिए, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये आपको दिया गया है TP ऑफ x = P dash ऑफ x, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो बेसिस आपका है, इसको बीटा नाम दे दिया, 1x x² x³। याद रखिए बेसिस इधर के लिए भी, डोमेन के लिए भी और कोडोमेन के लिए, दोनों के लिए लागू हो रहा है ना। तो क्या करना है, अच्छा जो दिया गया है TP ऑफ x, क्या दिया है, P dash ऑफ x। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, T ऑफ P ऑफ x, इसका मतलब है P dash ऑफ x। P dash ऑफ x का मतलब d/dx करना है P ऑफ x को, है ना। तो सबसे पहले 1 को, फिर x को, फिर x² को, उसके बाद फिर x³ को, है ना। तो मैं थोड़ा ऊपर में लिख लेता हूँ तब समझ आएगा। T ऑफ 1, T ऑफ x, T ऑफ x², T ऑफ x³। चलो देखिए, है ना, तो यहाँ जब P ऑफ x की वैल्यू जब 1 है तब क्या होगा, जब P ऑफ x जब आप 1 लेते हो तो d/dx P ऑफ x, यानी P dash ऑफ x क्या आएगा, 0 आएगा। कन्फर्म ना, क्योंकि यहाँ जब P ऑफ x है तो P dash ऑफ x है, यानी कि जब 1 है तो 1 का डेरिवेटिव है, मतलब 0। x है तो उसका डेरिवेटिव है 1, ठीक है ना।
1 है तो p ऑफ x है तो डेरिवेटिव p डिज ऑफ x, 1 है तो डेरिवेटिव 0, x है तो डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर है तो डेरिवेटिव 2x, x क्यूब है तो डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। मैं यही कह रहा था, जो भी बेसिस है उनका इमेज देखना है। अब जो जो इमेज आया उनको अरेंज करके लिखना है। अरेंज करने का मतलब क्या होता है, इसी है ना, यहाँ का जो बेसिस है उनमें अरेंज करना है। तो बेसिस तो यही है फिलहाल, तो कैसे अरेंज करना है, मतलब कैसे जमाना है, कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो 0 डॉट है ना, ये हो जाएगा 1, 0 डॉट x, ठीक है, 0 डॉट एक्स स्क्वायर, 0 डॉट एक्स क्यूब, है ना, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब यहाँ पर है ना, और कॉम्बिनेशन में मैंने जमा कर लिखा है इसको 1 डॉट 1, 0 डॉट एक्स, 0 डॉट एक्स स्क्वायर, 0 डॉट एक्स क्यूब। क्लियर है। इसको क्या कर सकते हैं, 0 डॉट 1, 2 डॉट एक्स, 0 डॉट एक्स स्क्वायर, 0 डॉट एक्स क्यूब। इसको 0 डॉट, है ना, 1 तो सेम है, 0 डॉट एक्स, 3 डॉट एक्स स्क्वायर, 0 डॉट एक्स क्यूब करके। और लिखते कैसे हैं, अरेंज तो समझ आ गया। अब कैसे करना है, ये जितने भी कोफिशिएंट हैं इनको ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, और ये ऐसे कॉलम के फॉर्म में, ठीक है ना। तो 0 0, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 0 0 0 0, 1 0 0 0, 0 2 0 0, ठीक है, 0 0 3 0। अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए, तो डायरेक्टली होता है। बस वही है कि आपको फास्ट करना है ना, ठीक। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है ना, ये मैच कर रहा है 1 2 3 1 2 3, सो आंसर होगा ये। क्लियर है। ऐसे और एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, तो अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, लेट f फ्रॉम c टू c बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन गिवन बाई f ऑफ z इक्वल टू u ऑफ xy प्लस iv ऑफ xy। सपोज v ऑफ xy इक्वल्स टू 3xy स्क्वायर, देन f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन c फॉर एनी चॉइस ऑफ u, होलोमॉर्फिक ऑन c फॉर अ सुटेबल चॉइस ऑफ u, होलोमॉर्फिक ऑन c फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ u, और नॉट डिफरेंशिएबल एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, देखिए क्या बोला है, जो है फंक्शन वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है और उसके होलोमॉर्फिक के ऊपर क्वेश्चन पूछो। होलोमॉर्फिक का मतलब है एनालिटिक, ठीक है ना, एनालिटिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन करके, ठीक है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है ना। और C पर होलोमॉर्फिक होने का मतलब है, C पर एनालिटिक फंक्शन होने का मतलब है कि C के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इन्फॉर्मेशन दिया है V का, और इस V के थ्रू पूछा है U के चॉइसेस के ऊपर कि क्या U के चॉइस के बेस पे F जो है वो होलोमॉर्फिक होगा। आपको ये पता है कि अगर फंक्शन होलोमॉर्फिक होता है, मतलब एनालिटिक होता है, तो जो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाता है वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये तो श्योर है। फंक्शन जो है C पे डिफाइन है, C डोमेन है, डोमेन मतलब यहाँ ओपन प्लस कनेक्टेड की बात कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में ये नेसेसरी रहता है कि फंक्शन जो है, इनका जो रियल फंक्शंस जो होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में जो रियल फंक्शंस होते हैं U और V, दोनों के दोनों जो है हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन है टू बी क्या है ना, एनालिटिक या फिर होलोमॉर्फिक। होलोमॉर्फिक होने के लिए नेसेसरी है कि U और V दोनों हार्मोनिक होंगे। हार्मोनिक होने के लिए नेसेसरी है कि दोनों लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो क्यों ना V को देख लिया जाए कि V लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो V को आप जब देखते हैं तो आपको पता है ना। एक चीज़ और, लास्ट ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो रहा है, V जो है डिफरेंशिएबल नहीं है x और y में। V जो दिया है वो x और y में पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होता है, तो लास्ट तो ऐसे डिस्कार्ड है, ठीक है। तो V की बात आ रही है, तो हम नेसेसरी ये है कि U और V दोनों लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो V को देख लेते हैं पहले। तो V को जब हम देखेंगे V डबल एक्स, है ना, x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो आएगा 3y स्क्वायर, फिर से करेंगे तो 0। V डबल y, है ना, पहले x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, है ना, आपका 6xy, फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6x। हमें पता है दोनों का एडिशन, दोनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 प्लस 6x नॉट इक्वल टू 0, क्या इन जनरल 0 आ रहा है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब ये जो इमेजिनरी पार्ट में जो फंक्शन है V, वो तो लाप्लास इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर कभी भी इसके थ्रू, इसको लेते हुए कभी भी होलोमॉर्फिक फंक्शन बनाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब कि ये हुआ f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन C फॉर एनी चॉइस ऑफ U। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर -n z पावर 2n कॉन्वर्जेस इफ, ये 4 ऑप्शन अलग अलग। देखिए जो क्वेश्चंस बोला गया है यहाँ पर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया है। अगर हम देखें तो मतलब कन्वर्जेंस है तो कंडीशन क्या है, तो आप तरीके कई हैं। ये तो श्योर है कि यहाँ जो दिख रहा है ये रेडियस होगा, कोई ना कोई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा ही होगा। इसके लिए शॉर्ट तरीका आपको पता है, जब डायरेक्ट डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना रहता है DOC, तो उस सिचुएशन में क्या करते हो, उस सिचुएशन में डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बोलिए, डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस कह सकते हो ना। तो उस सिचुएशन में क्या करते हो, आप डायरेक्ट ये लेते हो, फॉर कॉन्वर्जेंट
है ना। टोटल इसको UN मान लीजिए, टोटल हमने इस UN मान लिया। हैडमार्ड फार्मूला से भी बनाया जा सकता है, डायरेक्टली इसको UN टैग करके भी बनाया जा सकता है ना। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए बेस्ट यही है जो बनाया जा रहा है अभी। UN इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस n z पावर 2n, इसको 2 टू द पावर माइनस n, इसको ले सकते हो z पावर n, कैपिटल Z का मतलब है z स्क्वायर, ठीक है ना, कन्फर्म। अब इसी पे फोकस करना है। UN है तो UN प्लस 1 क्या होगा, UN प्लस 1 होगा 2 टू द पावर माइनस n प्लस 1 और z पावर n प्लस 1, माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ UN प्लस 1 अपॉन UN लेस देन 1, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ, ये है 2 टू द पावर माइनस n माइनस 1 z पावर n प्लस 1 अपॉन, ठीक है ना, माइनस अंदर से गुणा हो तो माइनस n माइनस 1, और ये है 2 टू द पावर माइनस n z पावर n लेस देन 1, ओके। इसको 2 इनवर्स करके लिख सकते हो, इसको z करके अलग से लिख सकते हो, ये कैंसिल और ये कैंसिल, लिमिट की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है 2 इनवर्स अलग, मॉड ऑफ z लेस देन 1, 2 इनवर्स का मतलब 1/2, मॉड ऑफ z मतलब z स्क्वायर लेस देन 1, है ना, ठीक है ना। z का मतलब कैपिटल Z मीन्स z स्क्वायर, तो मॉड ऑफ, है ना, इसको क्या लिख सकते हो, z स्क्वायर लेस देन 2, तो यहाँ से मॉड ऑफ z लेस देन √2 करके, है ना। ऑप्शन मैच कर लेंगे, निगेटिव तो होगा नहीं, मॉड कभी निगेटिव से छोटा थोड़ा होता है। तो मॉड ऑफ z लेस देन √2, ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ये भी डिस्कार्ड। अब बचा 2 ऑप्शन। अब ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर डी ही है, इक्वालिटी पे हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट ना। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू √2 के सिचुएशन में हो भी सकता है, नहीं भी, तो इसमें रख करके देख लेते हैं। मॉड ऑफ z इक्वल टू √2, तो अपने हिसाब से कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसके लिए मॉड जो है इतना आता हो, z की कोई वैल्यू चॉइस कीजिए। सबसे अच्छा तरीका हो सकता है z इक्वल टू √2 ही हो सकता है माइनस √2, हो सकता है i√2 माइनस i√2, ऐसे एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल तो माइंड में हमेशा रहना ही चाहिए। तो z इक्वल टू √2 ही डायरेक्ट आप रख लीजिए और देख लीजिए कि अगर उस पर भी हो रहा होगा तो ये कंडीशन, नहीं हो रहा होगा तो कंट्रडिक्शन हो जाएगा, है ना। तो मैंने रखा, तो समेशन 2 टू द पावर माइनस n, और ये हो गया z के जगह √2 का मतलब, √2 का मतलब क्या है, 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/2 पावर 2n, 2 2 कैंसिल, ये बचा 2 पावर माइनस n, 2 पावर n, समेसन 2 पावर 0 n समेसन 1। इसका मतलब ये है कि 1 जो है इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स ऐड होगा, तो इन्फिनाइट आ जाएगा, डाइवर्जेंट हुआ। 1 जब मैं √2 लेता हूँ, है ना, मॉड ऑफ z इक्वल टू √2 नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस सिचुएशन में ये इन्फिनाइट भग जाएगा, उस सिचुएशन में प्रॉब्लम होगा, कन्वर्जेंट के लिए सिचुएशन में प्रॉब्लम होगा ना भाई। तो मुद्दा इस बात का होगा कि इसके अंदर मतलब लेस देन √2 लोगे तो इसके इनसाइड, इसके अंदर √2 होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और ये ओपन डिस्क है एक्चुअली, है ना, 0 सेंटर्ड, और इसके अंदर ये जो है कन्वर्जेंट होगा। ये 100% से ऑलरेडी आंसर है, क्लियर। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन खत्म। अब हम देख लेते हैं ओडी पीडी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो। कंसीडर दी ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन u डबल डेज ऑफ t प्लस p ऑफ t u डेज ऑफ t प्लस q ऑफ t u ऑफ t इक्वल्स टू r ऑफ t where t belongs to closed interval 0 1 there exist continuous functions p q and r defined on closed interval 0 1 and two solutions u1 and u2 of this OD such that the Wronskian of u1 and u2 is करके। ओके, उन्होंने रॉन्स्कियन पूछा है ना। तो देखिए रॉन्स्कियन का मतलब आपको पता है, यहाँ पर u1 u2 बोला है तो u1 u2, तो इसका मतलब होगा u1 u2 और u1 डैश u2 डैश, यही तो होता है डेरिवेटिव। और एक आबेल फार्मूला करके भी होता है ना, जो यही है। इसी को मैं शॉर्ट में w ऑफ x शो कर सकता हूँ अगर x के फॉर्म में होता है, तो t के फॉर्म में होगा तो t के फॉर्म में शो करेंगे। जैसे मैं x के फॉर्म में अगर शो करता हूँ तो जो रॉन्स्कियन होता है ना, जिसे आबेल फार्मूला कहा जाता है, वो ये होता है a टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन a1 ऑफ x अपॉन a0 ऑफ x इंटू डी एक्स, है ना, दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पर ये होगा p ऑफ t इंटू डी टी, w ऑफ t के फॉर्म में, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है इस इक्वेशन से, दोनों से कंबाइन आपको है ना इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से देख के समझ आ सकता है कि यहाँ जो a है अगर 0 है तो रॉन्स्कियन 0 होगा, वो भी ये है ना इन जनरल, ठीक है ना। अगर ये 0 हुआ, एक भी पॉइंट पे 0 है मतलब ये इन जनरल 0 ही होगा, है ना। क्या हुआ, ट्रिवियल, है ना, क्लियर हो रहा है, आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। और अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि इनका अगर साइन पॉजिटिव है तो आइडेंटिकली पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव तो आइडेंटिकली निगेटिव। मुद्दा इस बात का है कि रॉन्स्कियन की विशेषता होती है, रॉन्स्कियन की जहाँ भी वो डिफाइन होता है उसमें अगर एक भी पॉइंट पे अगर वो 0 हो रहा है तो समझ लीजिए कि इन जनरल 0 होगा, नॉन 0 है तो इन जनरल नॉन 0 होगा, यानी रॉन्स्कियन इज आइदर 0 एवरीवेयर और नोवेयर 0। ये आपको क्लियर है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो u1 u2 को सॉल्यूशन है बस बोला है,
और डायरेक्टली पूछ दिया रॉन्स्कियन, कैसे डिक्लेयर करें। हमें ये क्लियर है कि यू नीड टू सॉल्यूशन, अगर बोलता है वो एल आई सॉल्यूशन है तो हमें पता है कि जब दो सॉल्यूशन एल आई होगा तो रॉन्स्कियन नॉन जीरो होता है, अगर एल डी सॉल्यूशन बोलता है तो जीरो होता है। ऐसा तो बोला नहीं है, तो कैसे जाएंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पार्ट बी का क्वेश्चन है। बोलेंगे ये पार्ट बी का क्वेश्चन मतलब एक ही आंसर करेक्ट होगा ना, वही आंसर तक पहुंचाने में मदद करेगा। कैसे, देखिए आप 2t - 1 में देखिए t = हाफ मिल रहा है, जिस पर ये जीरो हो जाएगा, ट्रांसलेशन जीरो हो रहा है यहाँ पर। t = 0, साइन जीरो, यहाँ पर भी जीरो हो रहा है। t = अगर 1/4 रखोगे तो t 2π/4 एंड t cos 2π/4 एंड cos π/2, फिर से जीरो। ये तीनों ऑप्शन जो है एक ही है, मतलब कि ये तीनों ऑप्शन जीरो है, जीरो है, जीरो है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्या ये तीनों करेक्ट हो सकता है एक साथ? ऑब्वियसली, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। ऑब्वियसली आंसर 1 होगा। क्लियर, ऐसे ही पहुंचना पड़ेगा यहाँ पर, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन के प्रकार नहीं बताया ना, सॉल्यूशन के टाइप्स को नहीं बताया गया, इसलिए ऐसे ही पहुंचना पड़ेगा। तो आंसर होगा आपका 1, ठीक है ना, यही होगा इसका आंसर 14 का डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये पीडी का क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 4u(x) - 4u(y) = 0 इज ऑफ द फॉर्म u of x y। सॉल्यूशन पूछा है, ये हमारा पीडी है ना, इनका सॉल्यूशन पूछा है। अगर गौर करें तो ये पीडी क्या है एक्चुअल में, इस फॉर्म में है 4 है ना, del² प्लस है ना, माइनस बीच में है ना, माइनस del² = 0। ये जो है पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। इनका सॉल्यूशन करने का आपको अगर तरीका पता होगा, मैं हिंट दे देता हूँ। सॉल्यूशन करने का तरीका ये है कि अगर है ना कोई स्टैंडर्ड आपके पास है ना पीडी है जो 0 के इक्वल है, ठीक है ना, होमोजीनियस के फॉर्म में मैं ले रहा हूँ, तो ये अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ अगर है, ऑब्वियसली इसमें डी और डी डैश दोनों होगा, ठीक है ना। डी का मतलब होता है del/del(x) और डी डैश का मतलब होता है del/del(y)। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो इनका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पर d = m और d डैश = 1 लिया जाता है, तो मोटे तौर पे कहूँ तो इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। हमने लिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में है। अब ये जो है फिलहाल मैं होमोजीनियस ले रहा हूँ, मतलब राइट हैंड साइड 0 है। इनका सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, डी है del/del(x), डी डैश है del/del(y), यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला जाता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम डी के जगह m रखते हैं, डी डैश के जगह 1 रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा रखेंगे उसके बाद f of m = 0 फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन करके m की वैल्यू निकला, जैसे m की वैल्यू जो निकला अलग अलग मान लो निकला, अल्फा और बीटा निकला। फिलहाल मैं सेकंड ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूँ। तो फिर सॉल्यूशन होगा φ1 of y प्लस अल्फा एक्स प्लस φ2 of y प्लस बीटा एक्स करके। अगर इससे ज़्यादा गामा भी है तो इसके हिसाब से आगे बढ़ाते जा सकते हो। तो यही होगा इनका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यही होगा आपका जो भी सॉल्यूशन f of x y करके यही होगा, कन्फर्म। अच्छा बात आती है रिपीटेड है तब, यानी अल्फा अल्फा का अच्छा ये अल्फा और बीटा जो मैंने लिखा था ये रियल भी हो सकते हैं, और रियल एंड डिस्टिंक्ट का सिचुएशन यहाँ पर अल्फा बीटा लिखा हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। हाँ अगर सेम हो गया अल्फा अल्फा तब क्या करेंगे, अल्फा अल्फा जब हो गया तो उस सिचुएशन में φ1 y प्लस अल्फा एक्स प्लस एक्स φ2 y प्लस अल्फा एक्स फिर से, और फिर से अगर अल्फा है तो इसमें प्लस x² φ3 y प्लस अल्फा एक्स ऐसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ 1 का कॉफ यहाँ x का, यहाँ x² कैसे बढ़ाया जाता है, आगे होगा तो x³ करके। डन है, तो आपको इसको हो सकता है देखे भी हो, तो ये क्लियर रखना है आपको। तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पी डी है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, डी है del/del(x) और डी डैश है del/del(y), है ना। अगर इसको मैं लिख लेता हूँ, ये यही तो है, ठीक। तो यहाँ फिर क्या करना है आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, 4m² - 1, डी के जगह m और डी डैश के जगह 1। तो ये हो जाएगा आपका, तो m² = कितना होगा 1/4। तो यहाँ से m = कितना हुआ ±½ ठीक है ना। तो अलग अलग लिख सकते हो, है ना, हाफ और -½ करके अलग अलग लिख सकते हो। अब सॉल्यूशन के व्यू से यहाँ पर आइए, तो सॉल्यूशन हो जाएगा φ1 of, ठीक है ना, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ φ1 of y प्लस अल्फा एक्स यानी हाफ एक्स, है ना, और ये होगा -½ एक्स, ठीक है ना। अलग अलग है तो ये ½ x -½ x करके, ठीक। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको चाहो तो आप, है ना, 2y प्लस एक्स अपॉन 2 φ2, है ना, 2y - x अपॉन 2 करके, यहाँ तक कि इसमें माइनस भी बाहर निकाला जा सकता है।
तो इसी को जमा करके एफ ऑफ एक्स प्लस 2y और एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस 2y करके लिख सकते हैं। सिचुएशन से भी समझ आ रहा है, डिस्कार्ड, ये डिस्कार्ड, ये डिस्कार्ड, यही आंसर होगा। श्योर है, क्लियर? प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 100 इज 2468। कौन सा ऑप्शन होगा? यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है ना, वीडियो बताया था, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जो शुरुआत के जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा, पूरा डिटेल में मैंने बताया था, है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को तो हम क्लियर करेंगे ही। तो देखिए 2 के पावर 100 है, हमें बताना है इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, है ना, जो सबसे स्टार्टिंग में रहता है ना वो अंक क्या होगा वो पूछा है ना। फर्स्ट डिजिट भी कहा जा सकता है इसे, है ना। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो क्या किया जाता है ऐसे सिचुएशन में, जो भी यहाँ पर एलिमेंट रहता है 2, ठीक है ना, इसका तुरंत आप ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर मतलब कितने टाइम उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाए कि फिर से, है ना, जो है 2 आपको मिले। जैसे कि 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 पावर 4 कितना होगा आपका 16। अब 2 पावर जब 5 करेंगे तो कितना आएगा 32। ये देखो यूनिट में कितना है 2 आया, यानी कि 4 बार के बाद, यानी 4 टाइम्स के बाद ये आ रहा है, इसलिए ऑर्डर क्या बोला जाता है 4। ऐसे 2 के बाद 3 का भी आप देख सकते हो, उसका भी ऑर्डर 4 ही होता है। ऑर्डर के बारे में मैंने वहाँ बताया था, ठीक है ना। तो 2 की ऑर्डर होती है 4, ये तो क्लियर है। अब जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर को आप जो पावर में है उनके साथ डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। 25 चौके 100 डायरेक्ट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर जब बचता है तब उसे क्या किया जाता है, इसी 2 के पावर में उस रिमाइंडर को किया जाता है, ठीक है ना, और आंसर आपको मिलता है। लेकिन जब रिमाइंडर 0 हो जाए तब, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो ऑर्डर है उसी को पावर में किया जाता है। तो ऑर्डर 4 को कर दो, कितना आएगा 16, कितना है 6, यूनिट डिजिट होगा आपका 6। क्लियर है? उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये फिलहाल तो ये समझ आ गया होगा, रिवाइज कर देता हूँ। ये आपने लिया, इनकी ऑर्डर लिया, इस ऑर्डर को पावर से डिवाइड किया, रिमाइंडर है तो उसको 2 के पावर में करना है, और फिर जो यूनिट में होगा वही आपका आंसर है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 है तो उस सिचुएशन में, है ना, 2 के पावर में सीधा सीधा इसके ऑर्डर को करना है और देखना यूनिट में क्या है, वही होगा यूनिट डिजिट। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, देन द सेंटर ऑफ जी को आप जेड ऑफ जी से भी शो करते हो, है ना। तो क्या है, सेंटर ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z11, Z1, Z7, Z11, Z77। इनके आइसोमॉर्फिक है। कौन सा है इसमें जिनके आइसोमॉर्फिक होगा जेड ऑफ जी करके? तो पहले तो ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। ग्रुप ही पता नहीं है तो आप कैसे जेड ऑफ जी फाइंड कर लेंगे? पहले ग्रुप फाइंड करना पड़ेगा ना। फाइंड करने का मतलब इन्फॉर्मेशन लेना है अपने को, ग्रुप की, है ना, बिहेवियर कैसा है वो देखना है ना। उन्होंने बोला है ऑर्डर ऑफ जी जो है 77 है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो आप ऐसा कर सकते हो, याद होगा पी क्यू, पी स्क्वायर क्यू, पी क्यू स्क्वायर, ऐसा अलग अलग सिचुएशन होता है ना। तो उसमें ये है आपका पी क्यू के सिचुएशन में। इसमें देखिए आपका 7 लेस देन 11, पी लेस देन क्यू का कंडीशन है, पी डज नॉट डिवाइड क्यू -1। देख लीजिए 7 डज नॉट डिवाइड 11 -1, 10 को क्या डिवाइड करेगा ये? नहीं। तो फिलहाल ये तो श्योर है कि ऑर्डर है 77, 7.11 के लिए प्राइम के फैक्टर में है, और ये कंडीशन है 7 लेस देन 11 और 7 डज नॉट डिवाइड 11 -1। डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा जी इज आइसोमॉर्फिक टू आपका Z कितना, है ना, Z77 करके। मतलब मुद्दा इस बात का है कि जो G है वो क्या है आपका, यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, और G साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77 होने की वजह से इनके आइसोमॉर्फिक हुआ है। ठीक है, फिलहाल इतना कंफर्म है, क्वेश्चन में नहीं गए अभी, फिलहाल जी के बारे में देख रहे थे। फिलहाल ये समझ आ गया कि जो जी है वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक है मतलब अबेलियन है, और अबेलियन के सिचुएशन में जी और जेड ऑफ जी इक्वल होता है, ठीक है ना। जी ही जेड ऑफ जी है इस सिचुएशन में, बताइए। अब जी ही जेड ऑफ जी है, और जी क्या था, आइसोमॉर्फिक टू Z77, तो जेड ऑफ जी भी आइसोमॉर्फिक होगा Z77 का। कन्फर्म, ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर होगा डी। तो इस तरह से जब भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इतना है तो ऐसा है तो खैर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि अबेलियन है या नहीं, उसके व्यू से जाना रहता है। फिलहाल ये कन्फर्म हो गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर कीजिए, किसी भी तरह से डाउट होता है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो लंबा था ये तो श्योर है, और आगे हम और भी देखेंगे। पार्ट सी का क्वेश्चन भी पूरा बचा हुआ है, वो हम देखेंगे, देखते हैं। अगर एक वीडियो में आ गया तो कवर करेंगे, अदरवाइज 2 वीडियो भी बनाया जा सकता है।
आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप बिल्कुल आप वीडियोज़ को देखते रहिए। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।